टूटी फूटी रसोई वाला कंजूस ससुराल। नेहा रसोई में खाना बना रही होती है और जैसे ही वो रोटी फुलाने के लिए तवे को उठाती है तभी तवे का हैंडल टूट जाता है और तवा छूटकर नीचे गिरता है। रसोई से आ रही आवाज सुनकर आशा भागती हुई रसोई में आती है। अरे बहू, रसोई में तू क्या तोड़फोड़ कर रही है? मैं क्या तोड़फोड़ करूंगी माँ जी, इस घर में एक भी चीज ढंग की नहीं है। मैं कितने दिनों से आपसे कह रही थी कि तवे का हैंडल लगवा दीजिए, तवे का हैंडल टूट गया। अब बताओ मैं रोटी कैसे बनाऊंगी? काम ना करने के 100 बहाने हैं तुम लोगों के पास। मैं तुझे बताती हूँ तवे पर कैसे रोटी बनाई जाती है। हमारे टाइम पर तो तवा का इतना इस्तेमाल होता भी नहीं था, हम लोग तो कढ़ाई में रोटियां बनाते थे। इतना बोलकर आशा अपनी बहू को हटाकर खुद खड़ी होती है और एक रोटी बेल कर तवे पर डाल देती है और जैसी रोटी पकाती है वो कपड़े की मदद से तवे पर ही रोटी को फुलाकर अपनी बहू को दिखाते हुए कहती है, ये देख कैसे बनती है तवे पर रोटी। थोड़ी सी चीज खराब होती नहीं है, इसको नया सामान चाहिए होता है। पैसे तो जैसे पेड़ पर आते हैं। पता नहीं ये चाहती क्या है, करती तो ऐसे है जैसे कि अंबानी की बहू है। आशा अपनी बहू को सुनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सुबह सुबह जल्दबाजी में खाना बनाकर नेहा राजू का लंच पैक कर रही होती है तो उसका लंच बॉक्स टूट जाता है। इस घर में सब के सब एक नंबर के कंजूस हैं। माँ जी और पापा जी लंच बॉक्स लेकर आते नहीं, उनसे भी पैसे मांगो तो कहते हैं ले लेंगे कुछ दिन में। इनके कुछ दिन आते ही नहीं है। अरे भगवान, कहाँ रह गई? राजू के स्कूल के लिए लेट हो रहा है, उसका लंच लेकर आओगी भी या नहीं? माँ, तुम्हारी वजह से मैं रोज लेट हो जाता हूँ और टीचर ग्राउंड में खड़ा कर देते हैं। हाँ हाँ, सबकी दोषी तो मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ। और आप पिछले 1 हफ्ते से मैं आपसे 100 रुपए मांग रही हूँ राजू के नए लंच बॉक्स के लिए। आपसे वो तो दिया नहीं जा रहा। मेरे बेटे का लंच बॉक्स भी टूट गया है। अब आप ही बताओ मैं रोटी किस में बांध कर दूं उसे? सबके घरों में सुबह सुबह भजन चलता है और हमारे घर में चिल्लम चिल्ला। अरे भाग्यवान, अब तुम ही कुछ जुगाड़ करो वरना तुम्हारी बहू तो हमारा फालतू का खर्चा करवा देगी। अगर मैं ना रहूं ना तो पता नहीं इस घर का क्या ही होगा। बहू, लंच बॉक्स ही तो टूटा है, इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? सब्जी पैक हो गई ना, अंदर बताती हूँ रोटी कैसे पैक करनी है। कुछ नहीं आता, बस पैसा उड़ाना आता है, ये नहीं कि 2 पैसे बचाना सीखे। आशा बड़बड़ाती हुई नेहा को अंदर ले जाती है और न्यूज़पेपर में रोटी लपेटकर उसे पन्नी से बांध देती है। हमारे समय में इतने नए तरह के लंच बॉक्स नहीं थे कि सब्जी किसी और में दो और रोटी किसी और में। हम तो इसी तरह से जुगाड़ करते थे। ये देख कैसे लंच पैक किया जाता है। पन्नी में रोटी बांधकर आशा अपने पोते को लंच देती है, जिसे देख राजू मुंह बनाते हुए कहता है, अब क्या मैं पन्नी में खाना लेकर जाऊंगा? सब हंसेंगे मुझ पर। अरे कोई नहीं हंसेगा, और कोई हंसेगा तो मुझे बताना। इसमें रोटी ज्यादा नरम रहती है, अब जल्दी जाओ। बेचारा राजू पन्नी में लंच लेकर स्कूल के लिए चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब रसोई में नेहा बर्तन धो रही होती है तो वो देखती है कि सिंक का पाइप टूट चुका है और वो अपने पति और देवर को रसोई में बुलाकर दिखाती है। ये देख लो, सिंक का पाइप भी टूट चुका है। मैं तुम्हें 1 महीने से कह रही हूँ कि पानी लीक हो रहा है। इस घर में मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब कैसे मैं बर्तन साफ करूँ? भाभी, माँ ने मना किया है, वरना मैं तो कल ही प्लम्बर को बुला लेता। अब इसमें माँ क्या कर सकती हैं? घर के खर्चे इतने ज्यादा हैं कि चीज पूरी नहीं हो पाती। एक काम करो, सिंक के नीचे बाल्टी लगा दो और आराम से बर्तन धो लो, या तो फिर घर के बाहर हमने जो चबूतरा बनाया है वहाँ पर बर्तन साफ कर लो। पिछले 10 सालों से मैं इस घर में जुगाड़ ही कर रही हूँ। इतनी भी कंजूसी अच्छी बात नहीं कि कुछ चीजों में पैसे लगा देने चाहिए। वो तो मैं हूँ जो गुजारा कर रही हूँ। देखती हूँ मैं भी जब छोटी बहू आती है तो क्या करोगे। भगवान करे इन्हें ऐसी बहू मिले जो किसी भी चीज में एडजस्ट न करे। दुखी करके छोड़ दिया है इन लोगों ने। नेहा गुस्से में सारे गंदे बर्तन लेकर बाहर जाती है और घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर धोने लगती है। ये देखकर कुछ पड़ोसन हंसते हुए उससे कहती हैं, लगता है बहू तुम्हारे घर की सिंक भी खराब हो गई, तभी तुम आज घर के बाहर बैठकर बर्तन साफ कर रही हो। मुझे तो नहीं लगता कि अब तुम्हारे घर का सिंक कभी ठीक होगा, क्योंकि मैंने तो देखा है अगर तुम्हारे घर में एक चीज खराब हो जाती है तो वो ठीक ही नहीं होती। जरूरी नहीं आंटी कि हमारे घर की सारी चीज खराब ही है। मेरी सास इतनी भी कंजूस नहीं कि जहाँ पैसे लगते हैं वहाँ वो पैसे लगाती हूँ। हो जाएगा कुछ दिन में ठीक। इन पड़ोसियों को भी देखो, मजे लेने के लिए सबसे आगे रहती हैं। घर के बाहर बैठकर नेहा सारे गंदे बर्तन साफ करके अंदर जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अमित की शादी की बात चलती है। अरे तुम सब आखिर कब तैयार होगे? आज लड़की को देखने के लिए जाना था। अगर तुम सब ना होते तो मैं अपने दोनों बेटों के साथ अकेले ही लड़की देखकर आ भी चुका होता अब तक। पापा क्यों हर वक्त तिल तिल मरते रहते हो? मुझे नहाने में 5 मिनट लगेगा, आ रही हूँ तैयार होकर। इस घर की औरत और लड़कियों के तो श्रृंगार ही खत्म नहीं होते।
जब सब तैयार हो जाते हैं तब काजल नहाने के लिए जाती है और बाथरूम का दरवाजा लकड़ी का और काफी पुराना होने की वजह से सही से लग नहीं पाता और काजल अपनी माँ को आवाज देती है। माँ को बोल बोल के थक चुकी हूँ, बाथरूम का दरवाजा बदल दो, बंद नहीं हो रहा, बाहर से धक्का दो। अमित जाकर बाहर से दरवाजे को धक्का मार दे। आशा के कहने पर अमित बाथरूम के पास जाता है और बाहर से लात मारते हुए दरवाजे को धक्का देता है, जिसके बाद काजल नहाकर अंदर से लात मारकर दरवाजा खोलकर बाहर आती है। माय गॉड, अगर बाथरूम का दरवाजा खराब ना होता ना तो अब तक मैं रेडी हो चुकी होती। अब सिर्फ 10 मिनट और लगेंगे, इसलिए कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं। 10 मिनट में काजल तैयार होकर बाहर आती है, जिसके बाद पूरा परिवार सिमरन नाम की लड़की को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। आइए, आप सबको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? दरअसल हमारे इधर की रोड खराब है। रोड तो बहुत खराब है, पर हमें आने में कोई परेशानी नहीं हुई। वो तो काजल की वजह से हम थोड़े लेट हो गए। सुमित्रा अपने घर आए मेहमानों को बिठाती है और उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। साथ ही लड़के वाले सिमरन को देखकर रिश्ता पक्का कर देते हैं और शगुन के नाम पर आशा सिर्फ अपनी बहू के हाथ में 101 रुपए देकर कहती है, बहन हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अब तो हम बस यही चाहते हैं कि सिमरन जल्दी हमारे घर की बहू बनकर आ जाए। हाँ बहन, क्यों नहीं। अरे सुमित्रा, देख रही हो, मैं जो मिठाई लेकर आया था वो तो लेकर आओ और सबका मुंह मीठा करो। इस तरह आशा अपने छोटे बेटे का रिश्ता तय करके घर आ जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द सिमरन शादी करके अपनी ससुराल आती है और अपने ससुराल में आती ही उसकी नजर घर में रखे सोफे, डाइनिंग टेबल, एसी, टीवी जैसी चीजों पर पड़ती है, जिसे देख मन ही मन सिमरन खुद से कहती है, कितना सुंदर ससुराल है मेरा, यहाँ तो जरूरत की सारी चीज है। कल माँ को वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी। बड़ा माँ कहती थी ना मुझे शादी से पहले। इतना बोलकर सिमरन को अपने मायके की याद आती है, जहाँ उसकी माँ कभी कभी कंजूसी किया करती थी। जानती भी हो माँ, बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है और एक तुम हो जो घर में एसी भी नहीं ला रही हो। अब तो हर घर में एसी होता है, तुम तो एक नंबर की कंजूस हो। ना बाबा ना, हमारी इतनी औकात नहीं है एसी वेसी लगने की। जानती भी है एसी आने के बाद कितना बिल आएगा। वैसे ही घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज और भी पता नहीं क्या क्या चीज चल रही है। अभी तो महीने के 2000 रुपए आते हैं, तो उसमें तुम्हारे पापा की आंखें बाहर आ जाती हैं। कल को 5000 का बिल आएगा तो क्या तू भरेगी? रहनी दो माँ, तुम तो किसी दिन मुझे गर्मी में ही मार दोगी। हाँ हाँ, देखूंगी मैं तेरे ससुराल में तू क्या कर देगी। देख लेना, यहाँ तुझे कूलर की हवा खाने को मिल रही है, वहाँ पंखे की भी हवा खाने को नहीं मिलेगी। ऐसा ना हो कि तेरी सास मुझसे भी बड़ी कंजूस निकले। अपने मायके के दिनों को याद करके सिमरन अपने फ्लैशबैक से बाहर आती है और अपनी चारों तरफ नजर घुमाकर काफी खुश होती है। कुछ देर में वो अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में शानदार बेड और अलमारी देखकर काफी खुश होती है। कैसा लगा तुम्हें हमारे कमरा? तुम्हें पता है हमारी शादी से कुछ दिन पहले ही मैंने अपने कमरे में सफेदी करवाई है। सब कुछ बहुत अच्छा है। कुछ देर सिमरन और अमित बात करके सो जाते हैं और अगली सुबह उठते ही सिमरन अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती है और अपनी माँ को वीडियो कॉल करके अपना पूरा घर दिखाती है। देख लो माँ, तुम बड़ा कहती थी ना मेरी सास बहुत बड़ी कंजूस होगी और मेरे ससुराल में कुछ नहीं होगा। देखो, मेरे घर में एसी भी है, कूलर भी है, अलमारी भी है, बेड भी है, सोफा भी है, डाइनिंग टेबल भी, और यहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। इस तरह सिमरन अपनी माँ से बात करते हुए अपना पूरा घर अपनी माँ को दिखाती है, जिसे देख सुमित्रा को भी काफी अच्छा लगता है। हाँ हाँ, देख लिया मैंने, आज तेरी पहली रसोई है, अब जाकर रसोई में कुछ काम कर ले, वरना तेरी सास क्या कहेगी कि शादी के बाद भी माँ में ही लगी पड़ी है। हाँ वो तो है, चलो बाद में करती हूँ मैं तुम्हें फोन। अब अपनी माँ से बात करके सिमरन रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करती है। सबसे पहले वो कुछ मसाले ढूंढ लेती है और उन्हें पीसने के लिए मिक्सी ढूंढने लगती है। क्या हुआ सिमरन, क्या ढूंढ रही हो? वो दरअसल दीदी मैं मिक्सी ढूंढ रही थी, मुझे कुछ मसाले पीसने हैं। तुम्हारे सामने ही तो रखा है, यही हमारे घर का इकलौता मिक्सचर बचा है, इसी में पीस लो। अगर ये मर गया तो दोबारा मिक्सर भी नहीं आने वाला है। ये कैसा मिक्सर है? देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दादी सास के जमाने का है। खैर इसी से काम चला लेती हूँ, लगता है यहाँ के लोगों को पुरानी चीजों से ज्यादा ही प्यार है। घर का मिक्सर देखकर सिमरन हॉल में जाती है और उसे जैसे ही चलाती है मिक्सर जोर से आवाज करती है, जिससे सिमरन डरकर मिक्सर बंद कर देती है। अरे सिमरन डरो मत, ये मिक्सर ऐसा ही है, ऐसे ही जोर से आवाज करता है, 2 थप्पड़ लगाओ आवाज करनी बंद कर देगा। नेहा के कहने पर सिमरन मिक्सी को 2 बार थप्पड़ मारती है और जिसके बाद मसाला पीसने लगती है, पर बीच में ही मिक्सर खराब हो जाती है। अरे दीदी भी बाहर चली गई, लगता है मिक्सर खराब हो गया। अभी अमित जी को बुलाती हूँ और उनसे कहती हूँ इसे दुकान पर देकर नया मिक्सर ले लें, वैसे भी आदम जमाने का है ये मिक्सर। सिमरन अमित को रसोई में बुलाती है और उसे मिक्सर दे देती है। अब जब
अमित मिक्सर लेकर बाहर जाने लगता है तो हॉल में पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी को घूंसा मार रहा होता है। अरे अमित, तू मिक्सर लेकर कहाँ चला? पापा, ये मिक्सर बहुत पुराना है, खराब हो चुका है, सोच रहा हूँ इसको दुकान पर देकर नया ले लूं। बेटा, तू कब से इतना सोचने लगा? तेरा छोटा सा दिमाग कहीं पलट ना जाए, इसलिए चुपचाप से मेरा मिक्सर जहाँ से उठाया है वहीं रख दे। अंदर की तार हिल गई होगी, मैं कल जाकर 20 रुपए में ठीक करवा कर ले आऊंगी। बड़ा आया नया मिक्सर लेने वाला, बीवी आई नहीं कि जोरू का गुलाम पहले बन गया। आशा की बात सुनकर अमित वापस मिक्सर जाकर अंदर रख देता है। ये देखकर सिमरन को काफी गुस्सा आता है। कुछ देर में सिमरन जैसे तैसे खाना बना लेती है और जब खाना परोसने की बारी आती है तो वो नए बर्तन ढूंढने लगती है। रसोई की दराज में बर्तन देखती हूँ कि इन लोगों ने बर्तन कहाँ रखे हैं। जितने भी बर्तन बाहर हैं वो तो सारे टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े हैं, इनमें खाना कैसे दूंगी? अरे भाभी, आप दराज में क्या देख रही हो? सामने बर्तन रखा है, हम लोग इसी में खाना खाते हैं। माँ का कहना है कि जब तक ये बर्तन अपना दम न तोड़ दें, नए बर्तन निकालने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता, पर आपकी सास थोड़ी कंजूस है। काजल की आवाज सुनकर सिमरन को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। कुछ देर में वो सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है और जब वो सभी को खाना परोस रही होती है तो डाइनिंग टेबल हिल रहा होता है। साथ ही सभी लोग अपनी कुर्सी पकड़कर बैठते हैं। चाचा, आप तो मुझे नीचे जमीन पर ही खाना दे दो, मैं नहीं बैठने वाला इस चेयर पर, बहुत हिलती है। मैं तो एक दिन गिर ही गया था। वैसे राजू ठीक कह रहा है, मैं तो कहती हूँ आप सभी नीचे खा लीजिए, क्योंकि जैसी कुर्सी और टेबल की हालत है मुझे लगता है इनका भी बुढ़ापा आ चुका है। बहू, मेरे घर में रखे सामानों का मजाक कम उड़ाओ। ये सब तुम अपने दहेज में नहीं लेकर आई हो, समझ में आई बात? आशा की डांट खाकर सिमरन चुप हो जाती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाना खाकर अपने अपने काम पर चला जाता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सिमरन देखती है कि न सिर्फ उसके सास ससुर बल्कि घर के और भी कुछ लोग कुछ मामलों में कंजूस हैं। ऐसे ही एक दिन जब सिमरन अपने पति के साथ अपने कमरे में बेड पर सो रही होती है तो उसके बेड से आवाज आने लगती है। अमित, हमारा बेड कितना आवाज कर रहा है। कल जब मैं बेड में नीचे सफाई कर रही थी तो मुझे कुछ दीमक भी नजर आए थे। मैं तो कहती हूँ बेड चेंज कर दो। मेरे सामने बोल दिया, माँ के सामने मत बोलना। और रही बात बेड की तो पापा कारपेंटर थे, पापा ठीक कर देंगे। मुझे लगा था मेरी माँ बहुत कंजूस है, पर मैं नहीं जानती थी कि ऐसे कंजूस ससुराल में आ जाऊंगी। तुम सब एक नंबर के कंजूस हो। मैं कल खुद माँ जी से बात करूंगी। सिमरन गुस्से में सो जाती है और अगली सुबह होते ही वो अपनी सास से नए बेड के लिए बात करती है। हमारा बेड बस कुछ दिन चल रहा है, बहुत जल्द टूट जाएगा, आप नया बेड ला दीजिए। बहू, अगर हमने दहेज नहीं मांगा तो तुम्हारे माता पिता को सोचना चाहिए था ना कि बेटी ससुराल जा रही है तो उसको कुछ दे दे। अगर नए बेड पर सोने का इतना ही शौक है तो दहेज में लेकर आ जाती। मेरे कमरे में जो ये बेड है ना वो 30 साल पुराना है, जब तुम्हारा पति पैदा भी नहीं हुआ था। वो तो अब तक खराब हुआ नहीं और तुम्हारा 15 साल पुराना बेड खराब हो गया। आशा, थोड़ा आराम से बोलो, बहू को बुरा लग सकता है। बहू, तुम अपनी सास की बातों को दिल पर मत लेना, वो थोड़ी मुंह फट है। मैं तुम्हारा बेड ठीक कर दूंगा। एक बार फिर आशा की बातें सुनकर सिमरन को काफी बुरा लगता है, पर विनोद अपने कमरे से कुछ कील, गोंद और हथौड़े लेकर सिमरन के कमरे में जाता है और बेड में कील ठोक कर उसे बिल्कुल ठीक कर देता है। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन सिमरन अपनी जेठानी के साथ बाजार जाते हुए अपने ही ससुराल वालों की चुगली करती है। दीदी, मुझे तो यहाँ आए अभी 2 महीने हुए हैं। इन 2 महीनों में ही मैं परेशान हो गई हूँ। आप पिछले 10 सालों से यहाँ कैसे रह रही हैं? आपको नहीं लगता आप घर में रखी चीजों को हमें बदल देना चाहिए? सब कुछ बहुत ज्यादा पुरानी और खराब है। अरे सिमरन, अभी तुमने कुछ देखा ये कहाँ है? आगे आगे देखती जाओ, माँ जी किस हद तक की कंजूसी करती है। और माँ जी ही नहीं, हमारे पति भी अपने माता पिता की तरह हैं। मैंने तो एडजस्ट करना ही सीख लिया है। बात करते हुए नेहा और सिमरन बाजार जाती हैं, जहां नेहा सस्ती और थोड़ी खराब सब्जी छांट कर लेती है। ये देखकर सिमरन अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, सस्ते के चलते आप कैसी खराब सब्जियां ले रही हैं? अगर हम ऐसी सब्जी खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, और इसे बनाने के लिए जाओगे ना तो सारी सब्जी फेंकनी पड़ेगी। जितने की बचत नहीं उससे ज्यादा खर्चा निकल जाएगा। पर ये बात माँ जी को कौन समझाए? आज तो हम फिर भी बहुत जल्दी आ गए, वरना माँ जी और पापा जी तो रात के 10 बजे बाजार आते हैं, जब बाजार खत्म होने का समय होता है। उनका कहना है कि उठते हुए बाजार में सब्जी सस्ती मिलती है। और वैसे भी माँ जी ने मुझे थोड़े से पैसे दिए हैं, इतने से पैसे में अच्छी सब्जियां कहाँ से लूंगी? खराब सब्जियां लेकर दोनों देवरानी जेठानी घर आती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सिमरन बाथरूम में जाती है तो उसमें बाथरूम का दरवाजा नहीं खुलता और वो बाथरूम के अंदर से ही चिल्लाने लगती है। अरे कोई है बाहर? बाथरूम का दरवाजा नहीं खुल रहा। कम वक्त, पता नहीं इस घर में लोग कैसे हैं, कुछ ठीक ही नहीं करवाना चाहते। 200 रुपए खर्च करने में इनको पता नहीं क्या हो जाता है। भगवान ना करे कभी कुछ पैसे बचाने के चलते कोई बड़ा नुकसान हो जाए।
अमित दीदी, कोई है, दरवाजा खोलो। सिमरन की आवाज सुनकर पूरा परिवार बाथरूम के बाहर खड़ा हो जाता है और अमित बाहर से दरवाजे को खींचकर जैसे तैसे दरवाजा खोलता है। यार माँ, आप तो कुछ करो दरवाजे का। अरे काजल, क्यों परेशान होती है? तेरा बाप अभी जिंदा है, मैं कल कुछ करता हूँ दरवाजे का। बहू तुम परेशान मत हो। आप सब बस कंजूसी कर सकते हैं, ये नहीं कि 2 पैसे भी खर्च कर लूं। इस लड़के की जुबान तो जरा देखो, कैसे कैंची की तरह चलती है। सिमरन अपने परिवार से परेशान होकर अब उन्हें जवाब देने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजू स्कूल से गुस्से में घर आता है और फ्रिज में ठंडा पानी न देखकर फ्रिज के ढक्कन को जोर से पटक कर बंद करता है, जिस वजह से ढक्कन टूट कर गिर जाता है और पूरा परिवार रसोई में आता है। बहुत गुस्सा आ गया है ना इसके अंदर, आज मैं इसका सारा भूत उतारती हूँ। मेरी बहू ने बच्चा नहीं आतंकवाद पैदा कर रखा है, बस घर में नुकसान करना आता है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? तुझे क्या लगता है कि तू तोड़फोड़ करेगा और हम चुटकियों में सामान लेकर आ जाएंगे? माँ जी बस भी कीजिए, ये बच्चा है अभी और उसने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा। इतना पुराना फ्रिज है, इसकी गैस खत्म हो जाती है तो आप 200 रुपए देकर ठीक करवा लेती हैं। एक बार हालत देखिए, वैसे भी फ्रिज बहुत पुराना हो गया था, अच्छा हुआ जो टूट गया, अब नया ले आएंगे। बहू 10 रुपए का फ्रिज नहीं आता जो नया ले आएंगे, अब अगले महीने आएगा जो आएगा, जब तक किसी से काम चलाओ। इतना बोलकर विनोद फ्रिज का ढक्कन उठाकर उसे लगा देता है और फ्रिज के ढक्कन को बंद रखे रहने के लिए बाहर से कुर्सी लगा देता है। ये देखकर सिमरन को और गुस्सा आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सिमरन रसोई में खाना बना रही होती है तो कुकर में सीटी नहीं आती। मेरा दिल तो कर रहा है कि इस कुकर को तोड़ डालूं। भाभी, कुकर पर गुस्सा निकालने का कोई फायदा नहीं, अगर टूट गया ना तो दोबारा आएगा भी नहीं। इस घर में सबको गुस्सा आने लगा है, 7 साल के बच्चे से लेकर 26 साल की बहू को भी। सब तोड़फोड़ करने में लगे हुए हैं। बहू कुकर ही तो है, हो गया खराब, बिना कुकर के भी खाना बन सकता है। और रही कुकर की बात, अगले महीने ला दूंगी नया कुकर। इस बार अपनी सास की हरकतों से उसको बहुत गुस्सा आता है और अब कुछ बोलना ही बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन गाड़ी खराब होने की वजह से अमित गाड़ी को गैराज में छोड़कर रिक्शा से घर आता है और उसे घर आते हुए काफी रात हो जाती है। लो जी, आ गए जनाब जी, फोन स्विच ऑफ करके बैठे थे और आज इतना समय कहाँ लग गया और तेरी गाड़ी कहाँ गई? क्यों पापा, आपको नहीं पता उनकी गाड़ी खराब है, गैराज में पड़ी होगी गाड़ी, और आप उस गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी ले लीजिए। अगर इस घर में अब गाड़ी नहीं आई तो मैं भी नहीं रहूंगी। माँ, अब मैं कमाने लगा हूँ तो मैं नहीं सुनने वाला आपकी, मुझे गाड़ी की जरूरत है और सिमरन बिल्कुल सही कह रही है। अमित और सिमरन अपना फैसला सुनाकर वहां से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में अमित अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी ले लेता है और ये देखकर आशा का मुंह बन जाता है। और इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन पूरा परिवार घूमने के लिए बाहर जाता है। घर में विकास का फोन अच्छा था, इसलिए पूरा परिवार उसी में फोटो खिंचवाता है, पर सिमरन और अमित अलग जाकर फोटो खिंचवाते हैं। और ये देखकर आशा अपने बेटे बहू से कहती है, बहू, जब से तू घर में आई है मेरे घर का हिसाब किताब ही बिगड़ चुका है। हमारे पास क्या फोन नहीं है? देख, पूरी दुनिया फोन में फोटो खिंचवा रही है और तू 100 रुपए देकर अपने पति के साथ अलग से फोटो खिंचवा रही है। पैसे नहीं लगता क्या? माँ जी, मैंने आपसे तो पैसे तो नहीं लिए ना, और रही पैसे की बात तो 100 रुपए की फोटो कोई महंगी नहीं है, और मैं अपने जेठ जी के फोन में अपने पति के साथ कैसे फोटो खिंचवा सकती हूँ? मुझे क्या अजीब नहीं लगेगा? ये सब तो बहू तेरा पैसा उड़ाने का सिर्फ एक बहाना है। अपनी जेठानी से भी कह सकती थी, काजल भी तेरी फोटो ले सकती थी, पर नहीं, तुझे तो अलग से पैसे देकर ही फोटो खिंचवाने हैं। जो करना है करो, जब मुसीबत पड़ेगी ना तब मेरे पास मत आना पैसे मांगने के लिए। पैसे बचाना बहुत जरूरी होता है, ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही है ना? आने वाले समय में समझ आएगी। अब सिमरन अपनी सास की एक बात एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। देखते ही देखते कुछ महीने और बीत जाते हैं और एक दिन आशा के घर कुछ मेहमान आते हैं और सिमरन अपनी माँ और जेठानी के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है। अरे भाभी, आप सामान लेने के लिए मॉल में क्यों आ गई? माँ को क्या हिसाब दोगी? डरो मत काजल, अब माँ जी के दिन गए। कभी कभी गलत के खिलाफ बोलना भी बहुत जरूरी होता है। वैसे भी माँ जी ने बहुत चला ली थी अपनी। कुछ ही देर में तीनों शॉपिंग करके घर आती हैं और मेहमानों के लिए खाना बनाने लगती हैं। अब तो हल्की हल्की ठंड आ रही है, कितना ठंडा पानी है। मैं किचन का गीजर ऑन कर देती हूँ, इस रसोई में यही चीज तो ठीक है बस। इतना बोलकर सिमरन जब गीजर ऑन करती है तो उसे हल्का सा करंट लगता है और वो बाहर जाकर सबसे बोलती है, मैं बता रही हूँ, आप लोगों की लापरवाही और कंजूसी की वजह से किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। किचन में जो गीजर रखा हुआ है ना, आपका 20 साल पुराना, उसमें करंट आ रहा है। स्विच बोर्ड बदल दीजिए या तो फिर वहाँ से गीजर हटा दीजिए। गीजर से करंट आ रहा है, कोई चालू मत करना। मुझे लगा है बहुत तेज का करंट, इसलिए कह रही हूँ। बहू, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने गीजर क्यों चालू किया। अरे बहू, अभी कौन सा बहुत ज्यादा ठंड आ गई जो तुमने गीजर ऑन कर दिया?
घर में रॉड भी तो रखी थी, पानी ही गर्म करना था तो उसमें कर लेती। पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस बिल बढ़ाना आता है, पैसे तुम्हारी जेब से थोड़े ना जाते हैं। विनोद की बातें सुनकर सिमरन मुंह बनाकर रसोई में जाती है और मेहमानों के लिए खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में घर में मेहमान आते हैं और पूरा परिवार एक साथ खाना एंजॉय करते हैं। सिमरन बहू, मेरा तो बड़ा मन था अमित की शादी में आने का, पर भैया ने शादी ही तब रखी जब बच्चों के पेपर चल रहे थे। मैं चाहकर भी नहीं आ सकी, इसलिए आज जब टाइम मिला तो स्पेशल तुमसे मिलने के लिए आ गई, वो भी तुम्हारे हाथों का खाना खाने। अरे बहू, क्या बताऊं, तुम्हारी बुआ ने तो मेरा जीना है हराम कर दिया था। आखिर अमित इसका लाडला भतीजा जो है, वैसे खाना तो तुमने बड़ा ही मजेदार बनाया है। भाभी बहू तो तुम्हारी दोनों ही गुनी है। वो तो है, मेरी बहू दोनों ही हर चीज में तेज है। मैं तो भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली। आशा सभी के सामने अपनी दोनों बहू की बहुत तारीफ करती है। कुछ ही देर में घर आए मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं और पूरा परिवार अपने कमरे में जाकर आराम करता है। इसी बीच आशा को प्यास लगती है और वो रसोई में जाती है, जहाँ उसकी नजर सिंक में पड़े कुछ बर्तन पर पड़ती है, जिसे देख वो बड़बड़ाना शुरू कर देती है। जितना मैं लोगों के सामने अपनी बहू की तारीफ करती हूँ, अगर मेरी बहू इतनी समझदार होती तो क्या बात होती। 1000 बार मैंने इनसे कहा है कि रात के बर्तन सिंक में मत छोड़ा करो, घर में लक्ष्मी नहीं आती, पर इन्हें मेरी बात सुननी ही कहाँ है। अब तो ये लोग अपनी मनमानी करने लगे हैं, अब मुझे ही धोना पड़ेगा बर्तन। इतना बोलकर जैसे ही आशा नल चालू करती है, पानी ठंडा होने की वजह से वो नल बंद कर देती है। अरे बाप रे, रात में पानी कितना ठंडा हो गया है, गीजर चलाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर आशा गीले हाथों से गीजर ऑन करती है और उसे जोरदार करंट लगता है। करंट लगने की वजह से वो नीचे जमीन पर गिर जाती है और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से गीजर फट जाता है। गीजर फटने की आवाज सुनकर पूरा परिवार भागता हुआ रसोई में आता है और वो लोग देखते हैं कि आशा जमीन पर बेहोश पड़ी है। जिसके बाद अमित और विकास अपनी मां को उठाते हैं और अपनी नई गाड़ी में बैठकर अस्पताल ले जाते हैं, जहां विनोद अपनी सालों की जमा पूंजी अस्पताल में भरता है। पापा फिक्र मत करो, माँ ठीक हो जाएंगी। हाँ दादाजी, मैंने भगवान जी से प्रार्थना करी है कि वो मेरी दादी को ठीक कर दें। मैं दादी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा और न ही घर में कोई नुकसान करूंगा, ताकि आपके फिजूल पैसे खर्च ना हो। अच्छा हुआ बेटा जो तुमने नई गाड़ी ले ली थी। अगर आज तुम्हारी वही पुरानी खटारा गाड़ी होती तो हम तुम्हारी माँ को सही समय पर हॉस्पिटल न लेकर जा पाते। हमें लगा था कि नई गाड़ी लेने में पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इस पुरानी गाड़ी को 2 साल और चला लेंगे, पर अब लगता है कि तुम लोग सही कहते थे। जरूरत की चीजों में पैसा लगाना भी बहुत जरूरी होता है। अब बस एक बार आशा को होश आ जाए तो मेरी जान में जान आए। पापा, मैंने डॉक्टर से बात की है, करंट तेज लगने की वजह से माँ बेहोश हो गई हैं। सिर में थोड़ी सी चोट लगी है, वो 2 घंटे में होश में आ जाएंगी। और आज हमें समझ में आ गया कि आप और माँ क्यों पाई पाई बचाते थे। हमारे पास तो आज पैसे ही नहीं थे। अगर आप अपनी जमा पूंजी हॉस्पिटल में न भरते तो शायद माँ का इलाज भी न हो पाता। हाँ पापा जी, इसलिए अब आप भी हमें माफ कर दीजिए। अब से हम भी पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। इसे एक छोटे से हादसे से न सिर्फ विकास और बाकी लोगों को ये सीख मिलती है कि थोड़ी कंजूसी करके पैसे बचाने चाहिए, तो वहीं विनोद को भी एहसास होता है कि जरूरत पड़ने पर कुछ चीजों के लिए पैसे खर्च कर देने चाहिए। कुछ ही देर में आशा होश में आती है और अगली सुबह वो अपने घर आती है। घर आते ही विनोद सबसे पहले घर में रखी पुरानी चीजों को निकालता है और अपनी बचाई हुई जमा पूंजी से नया गीजर, फ्रिज, बाथरूम का दरवाजा, कुकर, नई बर्तन जैसी चीज लाता है, जिसे देखकर सिमरन काफी खुश होती है। अमित, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस छोटे से एक्सीडेंट से सबको सीख जो मिल गई है। अरे वो सब तो ठीक है, पर कोलगेट कहाँ रखा है? क्या अमित, तुम्हें तो सामने की चीज नजर नहीं आती? ये तो रहा कोलगेट। अरे पर ये तो खत्म है। किसने बोला खत्म है ये कोलगेट? अभी 2 दिन और चलेगा। इतना बोलकर सिमरन रसोई से बेलन लेकर आती है और बेलन की मदद से कोलगेट निकालती है। जिसके बाद अमित ब्रश करके बाहर आता है तो वहीं स्कूल से आकर राजू भी अपनी पुरानी सारी कॉपियों को जमा करता है और उसके खाली पेज को फाड़कर एक नई कॉपी बनाकर अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, मेरे पास जो 2-4 कॉपियाँ रखी थी उसके कुछ पेज खाली थे, उनसे मैंने एक नई कॉपी बना ली। तुमने जो मुझे नई कॉपी के लिए पैसे दिए थे उसे तुम मेरे गुल्लक में रख दो। अब मैं भी दादी की तरह बचत करूंगा। हाँ मेरे बच्चों, मेरी तरह बचत करना पर लापरवाही नहीं, जरूरत पड़ने पर आजकल न करके तुरंत उस चीज को ठीक करना। इस तरह अब दोनों तरफ लोग समझ जाते हैं और मिलकर पैसों की बचत के साथ साथ जो जरूरत के सामान होते हैं उस पर खर्च करने से पीछे नहीं हटते।